नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे संख्याएं के बारे में। जैसा कि मैं फर्स्ट क्लास लिया हूं, ठीक है। संख्याएं के बारे में आपको मैंने कुछ बताया था। आज हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारी क्लास 2 है और चैप्टर वाइज का। तो देखेंगे कि संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं की बात करें तो संख्याएं हमारे 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक संख्या होती है, एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और एक और होती है काल्पनिक संख्या। संख्याएं क्या होती हैं? 2 होती हैं। एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। बच्चों, जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ सीरियल वाइज से, आप वैसे सीखते चलिए, ठीक है। मैं बहुत स्लो बताऊंगा, आपको जरूर ये बातें समझ में आएगा। ये बहुत डीपली चैप्टर है, आपको बहुत डीप से समझना पड़ता है और इसके भर के क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या वो होती है, आपके मन में जो भी संख्याएं आए, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 0। क्या ले लिया? कोई संख्या हमने ले लिया 0। क्या ले लिया है? 0 ले लिया। तो 0 भी हमारी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। आप 1 ले लीजिए, आपका मन कर रहा है 1 ले लीजिए। 1 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या। आपके मन में क्या आ रहा है? आप कह रहे हैं कि 1/2 ले लीजिए सर, तो 1/2 ले लिए हम, ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। आप कह रहे हैं कि सर आप -3/5 ले लीजिए, ये भी ले लिया मैंने, ठीक है। ये भी हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। आप कह रहे हैं कि सर 0/2 ले लीजिए, तो ये भी हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। आप इसका उल्टा करना चाहते हैं, 1/0 करना चाहते हैं, ये भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं आप यहाँ पे देख लीजिए। -1 भी ले लेंगे तो भी वास्तविक संख्याएं हैं, -2 ले लेंगे, ये भी हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं आपके मन में आ रही हैं, ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं आ रही हैं। जितने आप कह रहे हैं कि सर आप पाई ले लीजिए, पाई भी हमारा क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। जैसे आपको रूट भी लेने का मन करता है, रूट जो होता है, रूट अगर 4 है तो ये भी हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। जैसे अंडर रूट में रूट 4/25 है, ये भी हमारी क्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। रूट 3 है, ले लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि रूट 4 है तो रूट 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, ये भी वास्तविक संख्या है। रूट 3 का नहीं निकलता, तब भी हमारा क्या है? एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। जैसे हम कह दें 1.373737, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। ये भी हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। अगर आपसे कह दें कि 1.3747, ठीक है, 57, 67 ऐसे से बढ़ते जा रही है, तो भी ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। ये 37 37 बार आ रहा है, इसमें बदल जा रहा है, 3 के बाद 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 ये बदला है, तब भी ये हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। इतनी बातें आप समझ गए। जितनी भी संख्याएं हैं आपके मन में, जितनी भी विचार में आपको आ रहा है, ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। हाँ, एक को छोड़कर। क्या एक के छोड़कर? काल्पनिक संख्या। तो आप काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं सर, बताइए तो काल्पनिक संख्या ये होती है कि जैसे अंडर रूट में, अगर अंडर रूट में माइनस आपको दिख जाए, किसमें? अंडर रूट में। अंडर रूट में किसी भी अंक का अगर माइनस में दिख जाए तो वो हमारा क्या होता है? काल्पनिक नंबर होता है। क्या होता है? काल्पनिक संख्या वो होता है। अर्थात सारी संख्याएं, जितनी मैंने संख्याएं आपको विचार में मन में आ रहा है, सारी संख्या आप ले लीजिए, वो सारी संख्याएं आपको क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। सबसे सरल समझने का तरीका यही है,
सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सिर्फ एक छोड़कर अंडर रूट में किसी का माइनस ना हो बस। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती हैं? ये हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट में अगर आपको दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा काल्पनिक संख्याएं हो जाएगा। आप यहाँ पे और ले लीजिए 2.5 लिख लीजिए। ठीक है, 2.5 इसके साथ भी माइनस लगा है तो भी हमारा क्या होगा? ये हमारा इमेजिनरी नंबर, अर्थात जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं काल्पनिक संख्या को। तो काल्पनिक संख्या आप ध्यान रखिए, काल्पनिक संख्या सिर्फ एक ही है। क्या है? अगर अंडर रूट में माइनस है तो वो हमारा क्या होगा? काल्पनिक होगा। अर्थात जितनी भी संख्याएं होंगी, अंडर रूट अगर प्लस में है तो वो भी हमारी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। अनंत तक जा रही है, बार चढ़ जा रहा है, ठीक है, ये सारी संख्याएं बटा में है, भिन्न में है, कुछ भी हो वो हमारी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। तो सारी संख्या माइनस हो, 0 हो, 1/0 हो, 0/2 हो, कुछ भी हो, ये सारी हमारी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। सिर्फ एक को छोड़कर, अगर अंडर रूट में माइनस है, अंडर रूट में अगर माइनस लगा है तो उसको छोड़कर क्या होगा? हमारी सारी वास्तविक संख्या होगी, और अंडर रूट में लगा तो हमारी काल्पनिक संख्या होगी। आप शायद इस बात को समझ गए होंगे। और हम बता रहे हैं, जैसे कि अब हम बात करेंगे, ये दो बातें आप समझ गए कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आपको बताने वाले हैं कि वास्तविक संख्या के बारे में क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या। आप वास्तविक संख्या के बारे में सीख गए और काल्पनिक बारे में सीख गए। तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? अभी हम आपको बताने वाले हैं। वो है हमारा क्या? वास्तविक संख्या दो प्रकार की। एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। एक होता है अपरिमेय संख्या। एक एक बातें आप समझते चलिए, मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, एक होती है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इसमें तो जगह है नहीं, मैं ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, इसे मैं ऊपर ले लेता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए, वास्तविक संख्या की मैं बातें कर रहा था। वास्तविक संख्या। ठीक है, तो भी हमने आपको क्या बताया? वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या हो गई? एक होता है परिमेय, परिमेय संख्या होती है, और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, चाहे वो भिन्न में हो, दशमलव में हो, अंडर रूट में हो, चाहे जिसमें भी हो, 0 हो, वो सब सारी क्या संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया, सिर्फ अंडर रूट में माइनस छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, और अगर अंडर रूट में माइनस लगा है तो हमारी क्या होंगी? इमेजिनरी नंबर, अर्थात काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या जानने के लिए आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज तो आप जान लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो P/Q के रूप में
रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके। अभी हम आपको बताने वाले हैं, आप बस इतना जानिए, जो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात अब Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, जो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, Q अपान जो है Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये समझ गए। दूसरी बातें आपको ये याद रखना है कि दशमलव की बाद आप लिखते रहिए, मैं ये बता रहा हूं, आपको बताने वाला हूं, आप ये लिखिए पहले जो मैं लिख रहा हूं। दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, दशमलव के बाद संख्या रुक जाए या शांत हो जाए, रुक या शांत हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। दो बातें लिखी। क्या लिखी? जो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, दशमलव के बाद संख्या रुक या शांत हो जाए, ये हमने दो बातें लिखा। तो अभी आप देखिए, P अपान Q के रूप में व्यक्त करने की बात कहें, जैसे हमने संख्या एक ले लिया 0, क्या ले लिया? 0 ले लिया। अब 0 जो है, इसके नीचे आप क्या 1 लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या P अपान Q के रूप में नहीं आया? आया। कैसे आया? देखिए आप, ये P है और ये Q है, P बटा Q है, और P की जगह हम 0 लिख रहे हैं और इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कोई भी संख्या अगर 3 है, 4 है, 5 है या 0 है, तो उसके नीचे क्या हम 1 नहीं लिख सकते? 1 लिख सकते हैं। 1 से कोई मतलब नहीं होता, उसके बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि 3 बटा 1 को आप 3 लिख सकते हैं, 4 बटा 1 को 4 लिख सकते हैं, 5 बटा 1 को 5 लिख सकते हैं। तो उसी अनुसार हमने यहाँ पे बताया, अगर आपको 0 दिया है तो 0 बटा 1 आप लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? P अपान Q के रूप में है। अगर हम लिख दें, अगर यहाँ पे हम लिखें 2, क्या 2 भी लिख देंगे तो ये भी हमारा 2 बटा 1 हो जाएगा, P अपान Q के रूप में है, व्यक्त किया जा सकता है। 2 बटा 3 भी आपको P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितने P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो सारे क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। जैसे सर आप कहेंगे, सर ये बताइए, क्या -1 बटा 2 भी P अपान Q के रूप में है? हाँ, ये भी P अपान Q के रूप में है। ठीक है, -1 की जगह P मान लीजिए और Q जगह 2 मान लीजिए। आप कहेंगे सर जो √4 है, अंडर रूट में अगर हम 4 लिखते हैं तो क्या सर ये भी P अपान Q के रूप में? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप इसे 2 बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा P अपान Q के रूप में है। आप कहेंगे कि -3 सर, तो -3 भी हमारा P अपान Q के रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि -3 बटा 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? P अपान Q के रूप में है। जैसे कि आपको अंडर रूट में 4 बटा 25 दे दिया जाए, ठीक है, तो ये भी 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 आ जाएगा और 5 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो ये 2 बटा 5 आ गया। ये हमारा क्या है? P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं कहीं लिख के आता है कि 22 बटा 7, तो 22 बटा 7 आप ये याद ना रखिए कि ये पाई है, ये 22 बटा 7 लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे? कोई जरूरी है कि पाई का मान है? पाई का मान हम जानते हैं कि 22 बटा 7 होता है, लेकिन ये हमारा जहां भी लिख के आएगा ये हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, 22 बटे 7, जहां 22 बटे 7 लिखा, पाई की मैंने बात नहीं की,
पाई जहां लिखा रहेगा वो अपरिमेय होगा, लेकिन ये 22/7 जहां लिखा रहेगा, आप ये दिमाग लगाने लगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ये हमें सर तो बताए थे परिमेय संख्या होगी 22/7, तो पाई जहां लिखा रहेगा आप खटाखा से सही करके चले जाए, नहीं गलत हो जाएगा। ये 22/7 की मैंने बात कर रहा हूँ, ठीक है, पाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 22/7 जहां लिखा रहेगा वो परिमेय संख्या होगी। तो सर क्या और बताइए, ये P/Q के रूप में सारे जितने अंक हमने बताया, क्या ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? हाँ सर, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें 0.2, क्या सर ये भी व्यक्त किया जा सकता है? हाँ, 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के रूप में आ गया। क्या सर आप बताए 1.37, अभी आपको हमने बताया ये वास्तविक संख्या में 1.37 ये क्या है? अनंत तक है, ठीक है। आप इसे क्या सर आप P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? हाँ, व्यक्त किया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। जब दशमलव के बाद बार बार संख्या आती है तो उसे हम बार बार लगा देते हैं ऊपर। 37 बार बार आ रहा है तो 37 लिख के हम क्या कर सकते हैं, उस पर बार चढ़ा सकते हैं। तो हमने अभी क्या आपको बताया, दशमलव के बाद संख्या रुक जाए या शांत हो जाए। अब इसकी बातें आप समझ पा रहे हैं, दूसरे वाला का मतलब रुक जाए या शांत हो जाए। तो ये दशमलव के बाद क्या हो गई, ये बार बार बढ़ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे 3-7 लगा के बार लगा दिया, अर्थात ये संख्या ठप हो गई, रुक गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या परिमेय संख्या हो जाएगी। इतनी बातें याद रखना, नहीं तो आप कह रहे हैं सर ये अनंत तक जा रहा है, ये रुक ही नहीं रही है, ठीक है, ये रुक रही है, अर्थात क्या मैंने लिखा है परिमेय संख्या में, रुक या शांत हो जाए, ये रुक रही है। अगर दशमलव के बाद 3-7 बार 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 आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जैसे मैंने एक सवाल और ले लिया, जैसे आपको कह दिया जाए 0.666 बार बार आ रहा है तो ये रुक सकती है, ये हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये 6 बार आ रहा है तो हम 6 बार लगा सकते हैं, ये संख्या रोकी जा सकती है बार लगा करके। तो 0.6 बार ये बोला जाएगा, तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसे आप याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अब बहुत बच्चे इसे गलत करके आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और देखिए ये 0.6 बार आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो दशमलव के बाद बार बार आए उसे हम दशमलव में उस अंक को लिखकर बार लगा देते हैं, तो संख्या हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है। और हमने यहाँ बताया है जो संख्या रुक जाए या शांत हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे, आप कहेंगे सर ये बताइए, आप कहेंगे सर ये बताइए अपरिमेय संख्या तब किसे कहते हैं? तो वह बस वही अपरिमेय संख्या के बारे में हम बात करेंगे। अपरिमेय संख्या भी वही होगी, क्या होगी, जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, व्यक्त किया न जा सके, ठीक है। और दूसरी बातें क्या बताएंगे, दूसरी बातें बताएंगे दशमलव के बाद संख्या, दशमलव की बात आप समझ गए कि नहीं? जैसे मैं इस दशमलव की बात कर रहा था, जैसे 1.37 था, दशमलव के बाद ये संख्या क्या बताएंगे, दशमलव के बाद संख्या न रुके या शांत ना हो, ठीक है। तो हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो सर आप बताइए ये दोनों में क्या है? जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, हम आपको बता दिए जैसे कि आप √3 लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है, √3 है। अब √3 को अब देख रहे हैं कि √3 का वर्गमूल निकलेगा,
नहीं निकलेगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। क्या ये P अपान Q के रूप में है? हमने क्या बताया है, ये जो होना चाहिए P अपान Q में होना चाहिए। हमने ये थोड़ी कहा है कि अंडर रूट P होना चाहिए। तो ये P अपान Q के रूप में है, ये नहीं है। P अपान Q के रूप में आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये हमारा P जो होना चाहिए अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और न Q भी अंडर रूट में होना चाहिए, और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मैंने 2 बातें आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है इतनी बातें आप समझ गए। ये अब √3 है। अब यहाँ √3 जो है ये हमारा P तो है नहीं, √3 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। अगर इसी जगह पर √4 होता तो √4 होता तो √4 का वर्गमूल तो हम देख रहे हैं कि 2 निकल जा रहा है। अगर 16 होता तो हम देख रहे हैं 4 निकल आ रहा है। अगर हमारा क्या होता 9 होता तो हम देख रहे हैं कि वर्गमूल 3 निकल कर रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते थे, 3/1, 2/1, 4/1। ये हमारा P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे हम बात करें √3 की, तो √3 हम क्या कर सकते हैं, इसे हम बाहर नहीं लिख सकते हैं। √3 अंडर रूट में रहेगा, तो ये हमारा P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √7 हो गया, ये हमारा क्या P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। √11 है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो हमारा P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपको यहाँ पे देखा जाए 1/2 है, ये क्या है, ये हमारा P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप ये मत सोचिए कि अगर यहाँ पे सर मैं ये वास्तविक संख्या की बातें कर रहा हूँ, काल्पनिक की बातें नहीं कर रहा, आप दिमाग लगाने लगे कि सर क्या -3 भी होगा, तो ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ये तो काल्पनिक संख्या है भाई। इसमें तो इसकी चर्चा ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक संख्या की बातें कर रहा हूँ। वास्तविक संख्या में 2 चीजें हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ये बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आप दिमाग ना लगाइएगा, ठीक है। तो ये हमने ये बातें किया। अभी आप सर बता रहे थे कि पाई के बारे में। हाँ, पाई जो है ये हमारी क्या है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी बातें? हमने बताया कि 22/7 आपको जहां भी दिख जाए वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी परिमेय संख्या। लेकिन आपको पाई जहां दिख जाए वो आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि ये 22/7 पाई का मान होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता, इसे आपको दिया जाता है। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो माना जाता है कि आप मान लीजिए कि पाई का मान 22/7 होगा, ठीक है, उसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में। लेकिन आप अपने से नहीं मान सकते, ये जहां 22/7 रहेगा तो वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, और जहां पाई लिखा रहेगा वहां पाई क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.143 आगे बढ़ता चला जाएगा ये अंक, ठीक है। ये क्या होती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो अभी हमने आपको बताया है कि दशमलव के बाद जो संख्या न रुके या शांत ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या के। तो पाई का मान ये होता है, पाई का मान रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप बताएंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हम बातें करें, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, क्या बताया, जैसे हमने आपको बताया कि 1 क्या बताया, अगर 1.37 दिया है, 3-7 दिया है, उसके बाद क्या दे दिया, 4-7, 5-7, ये देख रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप ये मत सोचिए, देखिए इसमें वाले में जो था 1.37 ये बार बार आ रहा था, तो हमने 1.37 बार लगा दिया। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं जिस वाले क्वेश्चन में
इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि 1.37 आ रहा है, 3 7 के बाद 4 7 आ रहा है, 4 7 के बाद 5 7 आ रहा है, ये बढ़ते चला जा रहा है अनंत तक। तो ठीक है, इसे आप क्या बार बार 3 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 7 आ रहा है, उसके बाद 4 दे रहा है, 4 7 आ रहा है, उसके बाद 5 दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये बार बार नहीं आ रहा है, ये हमारा रुक नहीं रही है। लेकिन इसमें वाले में आप देखिए, ये वाला रुक जा रहा है, ये वाला रुक जा रहा है। ये दो बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे ध्यान रखिएगा। ये संख्या दशमलव के बाद रुक नहीं रही है, लेकिन ये संख्या आप दशमलव के बाद रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आया है, इसे रोक सकते हैं, लेकिन ये बार बार नहीं आ रहा है। 3 7 आ रहा है, 3 के बाद 4 दे रहा है, 4 के बाद फिर 5 दे रहा है, मतलब बदल जा रहा है। ठीक है, ये रुकने का नाम नहीं। तो मैंने वही बताया है, दशमलव के बाद जो संख्या ना रुके, शांत ना हो, तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो दोस्तों आप ये बातें समझ गए होंगे। अंडर रूट में जितनी भी चीजें रहेंगी और उसका वर्गमूल ना निकले, दो बातें आप ध्यान रखिएगा। अंडर रूट में जितनी भी चीजें रहेंगी, जितने अंक रहेंगे, उसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या होती है। और दशमलव के बाद संख्या ना रुके, उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में हमने क्या बताया? जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और Q बराबर नॉट 0। हाँ, एक चीज और, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि 1/0 है, तो 1/0 में जो होता है, यहाँ पे देखिए, इसे आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये संख्या कभी रुकेगी नहीं। 1 सदैव क्या देगा? रिमाइंडर एक शेष देगा, और ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो 1/0 यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है? Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। किसमें? ये परिमेय संख्या में। क्या है? Q बराबर नॉट 0। अगर यहाँ पे हम देखते, अगर यहाँ पे हम 1/0 लिख देते तो ये हमारा क्या है? ये गलत हो जाता है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/1 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। इतने फर्क है 0/1, क्योंकि हमने लिखा है Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। ठीक है, Q बराबर यहाँ पे देखिए, ये Q बराबर 0 हो जा रहा है, यहाँ पे Q बराबर 0 हो जा रहा है, तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या है? परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इसमें क्या कर सकते हैं? ये देखिए, इसमें वाले में, ये वाले में 1/0 है, तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 1/0 क्या आप बताएंगे? आप बताएंगे 1/0 हमारा क्या बताएंगे? अपरिमेय संख्या बताएंगे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखेंगे, आपको बताने वाले हैं, देखिए, आप देखिए, ये परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या की बात करें, ये हम क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। अभी वास्तविक संख्या देखें। वास्तविक संख्या में हमने आपको दो चीजें बताया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। क्या देखेंगे? स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहेंगे। एक बार अगर दिमाग में इमेज बन गया, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की बातें करें तो परिमेय संख्या भी क्या होती हैं? 2 होती हैं। क्या होती हैं? 2 होती हैं। परिमेय संख्या आपको बता दिया है मैंने, आप परिमेय संख्या सीख गए होंगे। अब परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि परिमेय संख्या 2 होती हैं। एक होता है शांत आवर्ती। क्या होता है? शांत आवर्ती होता है। और एक होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती। जो शांत आवर्ती होता है, शांत आवर्ती उसे कहते हैं। परिमेय संख्या की बातें कर रहा हूं, तो परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। एक शांत आवर्ती होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। और हमने परिमेय संख्या की बातें कर लिया है। तो परिमेय संख्या में जो होता है, सर आप बताए हैं कि P/Q के रूप में जो व्यक्त किया जा सके, और Q जो होना हो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या बताया था सर? दशमलव के बाद संख्या न रुके, शांत हो जाए। ठीक है, रुक जाए और शांत हो जाए, वो ये बताया था सर, ये परिमेय संख्या होती है। तो 1/2 जैसे हमने लिया, क्या लिया? 1/2 लिया, तो 1/2 को हम देख रहे हैं कि 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है,
0.5 लिख सकते हैं। कैसे? इसे हमने क्या लिखा, इसे आप समझ पा रहे हैं कि शांत, मतलब जो संख्या शांत हो जाए दशमलव के बाद। अगर हम यहाँ पे देखें, सर आप बताइए, एक में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 0 0 1 आएगा, दशमलव लगा के यहाँ 0 उतारेंगे तो 2 पंजे 10, ये कट जा रहा है। अर्थात हम कह रहे हैं कि सर ये शांत हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। तो ये हमारा कैसी संख्या है? ये परमेय संख्या की ये शांत आवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1/4, अब 1/4 का डिवाइड करेंगे तो 0.25। ठीक है, ये भी शांत हो जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 1 से 4 से भाग करेंगे तो 4 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0, 4 दूनी 8, 2 बच जा रहा है, अपने से 0 बढ़ा के 4 पंजे 20, ये भी कट जा रहा है। अर्थात ये भी शांत हो जा रही है। ठीक है, जितनी भी संख्या अगर शांत हो जाए तो हमारी क्या होंगी? वो हमारे शांत आवर्ती होंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अशांत वाले में संख्या नहीं रुकती है। ठीक है, शांत वाले में संख्याएं नहीं रुकती हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया था, एक परमेय संख्या में भी हमने आपको बताया था कि जैसे 1.37 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते थे? 1.37 बार लिख सकते थे। ये संख्या शांत हो गई, तो हमारे क्या होगी? ये शांत आवर्ती होगा। क्या होगा? ये शांत आवर्ती होगा। जो दशमलव के बाद जा हो बार लगा दे तो क्या हो जाता है? इसमें से वो शांत आवर्ती होता है। ठीक है, बार लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारे क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। अब अशांत में आ जाइए। अशांत क्या होता है? जैसे हमने अभी आपको बताया, ठीक है, ये संख्या क्या हो गई? इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा, ये वाला नहीं इसमें होगा, इसमें ये संख्या रुक रही है। ठीक है, अभी हम परमेय संख्या की ही बात कर रहे हैं। अशांत आवर्ती में जो संख्या ना रुके, ठीक है, क्या होगा? जो संख्या ना रुके। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1/3 हमने ले लिया, क्या लिया? 1/3, तो 1/3 को अगर आप करेंगे डिवाइड तो ये क्या आ जाएगा? 0.3333। ये संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप इसे क्या सकते हैं कि ये जो है 1.3 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 बार भले लिख दें, अर्थात ये क्या होगा? ये हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, जैसे 1/6 आप देखेंगे 0.66666 लिख सकते हैं, ये संख्या भी नहीं रुक रही है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमने अभी बताया 1.373737, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये भी नहीं रुक रही है। आप इसे 1.37 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बातें आप याद रखिए शांत और अशांत में। शांत जो होती है वो संख्या रुक जाती है। ठीक है, अशांत आवर्ती में होता है वो संख्या नहीं रुकती। आप उसे बार लगा के भले रोक दे, उसे आप शांत नहीं कह सकते। बार लगाकर हमने यहाँ पे रोक दिया, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बार लगाने से जो रुक गई, बार लगाने से जो संख्या शांत हो गई। ठीक है, बार लगाने से जो संख्या शांत हो गई उसे अशांत आवर्ती कहेंगे। अशांत आवर्ती कहते हैं। इतनी बातें आप रखना। अशांत आवर्ती किसे कहेंगे? जो बार लगाने से शांत हो जाए उसे क्या कहेंगे? शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती कहेंगे। और ये बार लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इस वाले संख्या में इसमें आप लिख लीजिए बार लगाने की जरूरत
नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें बार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये संख्या अपने आप शांत हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है ना, जैसे अभी 1 में 2 का भाग कर, अब देखिए इसमें 1/6 से 1/3 से भाग करेंगे, इस वाले की बात कर रहा हूं। देखिए 3 दशमलव 0, दशमलव लगाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9। ये देख रहे हैं, हर समय रिमाइंडर 1 देगा और ये संख्या ऐसे बढ़ती चली जाएगी, शांत नहीं हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? इसे अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, इसमें मैं परमेय संख्या की बातें कर रहा हूं, आप अपरमेय और परमेय संख्या की बातें, आप कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, यहाँ शांत अशांत की बात कर रहा हूं, परमेय संख्या की बातें कर रहा हूं। जो संख्या बार लगाने से रुक जाए उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जो संख्या बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप रुक जाती है, कट जाती है पूरी तरह से, वो शांत आवर्ती होता है। एक और होता है, एक होता है अशांत अनावर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती जो होता है, अशांत अनावर्ती आप जान लीजिए, जैसे अभी आपको हमने बताया था 1.37 47 57, ये संख्या क्या है? ये बढ़ती जा रही है। ये बार लगाने पर, ये बार लगाने पर भी नहीं रुकी जा सकती, इसे हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। जो यहाँ पे लिख लीजिए, जो बार लगाने से, जो बार लगाने से भी न रुके। ठीक है, जो बार लगाने से भी न रुके उसे हम क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती कहेंगे। ये 3 चीजें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपको न समझ में आए 1-2 बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ये हमारा एक शांत आवर्ती हमने बताया, जो बार लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप कट जाता, भी काट के हमने आपको भाग करके डिवाइड करके बताया है। ठीक है, जो कि ये पूरी तरह से कट जाती है तो वो हमारा शांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती के बारे में हमने बताया, जो संख्या रुकने का नाम नहीं लेती लेकिन बार लगाने से रुक जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। लेकिन जो संख्या बार लगाने से भी नहीं रुक रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी कंफ्यूजन भरी बातें हैं। ये आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे जो होगा लगभग 4-5 नंबर का जरूर आता है। 1 नंबर का आपको जो होगा ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाता है, 1-2 नंबर क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। एक बातें मैं और बता दे रहा हूँ, मैं बताया हूं लेकिन आज भी हम पहली क्लास में देखे थे, लेकिन आज मैं एक बात और आपको दोबारा बता रहा हूं। एक चीज आप याद रखिएगा, परमेय संख्या के बारे में अभी हमने आपको बताया। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या में जो होती है आप देखेंगे, एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है पूर्णांक और एक होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो हमने इसलिए इसे बता रहे हैं कि ये जो परमेय संख्या होती है तो सारी पूर्ण संख्या हमारी परमेय संख्या होगी, सारी पूर्णांक हमारी क्या होगी? परमेय संख्या होगी, सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होंगी? ये परमेय संख्या होंगी। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया ये 0 शून्य के बारे में। 0 क्या है? 0 के बाद आता है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस साइड अगर आप संख्या लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3। ठीक है,
क्या होगा, -3 होगा। तो ये जितनी भी सारी संख्याएं होंगी ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। आप पूर्णांक के बारे में जान लीजिए, ठीक है। जीरो के बाद इस साइड की संख्या जो होगी धनात्मक होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक। और जीरो के लेफ्ट साइड आप देखेंगे हमने लिखा है -1 -2 -3, इस तरीके से आप अनंत बार जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अर्थात हम सर क्या कह सकते हैं कि जीरो भी हमारा पूर्णांक है, 0 1 2 3 प्लस धनात्मक वाली संख्याएं, और इस साइड अगर माइनस की बातें करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे पूर्णांक होंगे। सर इसे आप क्या कहेंगे, इस वाली संख्या को हम देखेंगे, इस वाली संख्या को जीरो को छोड़ करके इस वाली संख्या को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। और इस वाली संख्या को जीरो को छोड़ करके इसे हम क्या कहेंगे, इस वाली संख्या को कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इस जीरो को क्या कहेंगे, जीरो ना हमारा धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात इसे हम पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक है। तो जीरो भी हमारा क्या है, ये पूर्णांक है। जीरो न धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 1 2 3 अनंत तक के क्या होगा, इसे धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। और जीरो के इस साइड -1 -2 3 को क्या कह सकते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक आप कह सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या की बातें करें, इसमें जो होगा ना, ये जो पूर्णांक हम अभी आपको मैंने बताया, इसमें भी जीरो, ये जीरो शामिल इस साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, धनात्मक पूर्णांक, ये जीरो शामिल रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जीरो शामिल रहेगा। और इस जगह अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो ये 0 -1 2 3 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर हम इस संख्या को जीरो को छोड़ करके यहाँ पर अगर 1 2 3 ऐसे अनंत तक लिखेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अगर इसे हम बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, तो पूर्ण संख्या में अगर जीरो आप शामिल कर देंगे, 0 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। जीरो में 1 2 3 अनंत तक शामिल हो जाए तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक में 0 1 2 3 और 0 -1 2 3 ये शामिल रहेगा तो ये हमारा पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। तो ये 0 नहीं शामिल रहेगा तो भी आप कह सकते हैं इसे ऋणात्मक पूर्णांक, -1 2 -3, ये भी 0 नहीं शामिल रहेगा तो इसे आप धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको 0 अगर शामिल है तो ये पूर्णांक हो सकता है, लेकिन 0 1 2 3 अनंत तक रहे तो ये पूर्ण संख्या है, और 1 2 3 ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ये पहली क्लास में हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आप भी जान लीजिए, पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में जो होता है, पूर्णांक में जो होता है माइनस वाला भी शामिल हो जाता है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। और हमने आपको एक चीज बताया था, एक चीज आपको शायद कंफ्यूजन हो, एक चीज और हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम आपको बताया था को प्राइम नंबर के बारे में, जिसे हम आपको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया था। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में आज एक बार और समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सहअभाज्य बारे की संख्या में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ
जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, तो जैसे हम आपको दो संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं चार। आप समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया व 25। ठीक, ये दो संख्या हमारे हैं। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करेंगे। तो 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 का नम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 25 है, 25 का खंड करेंगे तो 5 25, ये 5 का नम 5। ठीक है, अगर हम 16 का आप देख रहे हैं, 4 का हम देख रहे हैं, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आया, 4 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आया, 2 गुणे 2 आया। ठीक, और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 25 का अभाज्य गुणनखंड ये कितना आया, 5 गुणे 5। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कहें उभयनिष्ठ संख्या, क्या कहें, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात मासा। मासा कैसे निकालते हैं, मासा में जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभयनिष्ठ के बोलते हैं कॉमन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉमन। कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन को किसे कहते हैं, कॉमन का मतलब वो होता है बच्चों जैसे कि समान, जैसे सेम सेम हो, मिलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समान या कॉमन की बातें करते हैं या उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 हो तो 2 नीचे भी, उसे क्या कहेंगे, कॉमन। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 है। इसमें 4 के गुणनखंड में और 25 के गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन ना मिले 2 और 2 में, 5 और 5 में, यहाँ पे तो हम 1 भी लिख सकते हैं अपने से, इसमें भी 1 लिख सकते थे, क्योंकि ये इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 4 का नम 4, 5 25, 25 का नम। तो हमारा जब जिसमें कुछ भी कॉमन न मिले तो उसमें तो हम देख रहे हैं कि 1 हमारा कॉमन हो रहा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ संख्या, अर्थात मासा हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जिस संख्या में कॉमन कोई न मिले तो उसका मासा सदैव क्या होता है, 1 होता है। 1 कैसे होता है, तो हमने भी आपको बताया कि यहाँ गुणा करके 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 का नम 4, 5 25, 25 का नम 25 वही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उभयनिष्ठ क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो वही बातें हमने कहा है कि वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ संख्या अर्थात मासा 1 हो तो क्या होगा, वे संख्याएं क्या होंगी, वे हमारी सअभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, वो सअभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ पे लिखा है वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या आया, ये 1 आया। क्या आया, 1 आया। तो 1 हमारा क्या है, 1 आ गया, तो उभयनिष्ठ संख्या हमारा 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, 4 और 25 हमारा क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, सअभाज्य संख्या होगी। तो आप समझ गए कि सअभाज्य संख्या निकालने का अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 8 और 12 का। ठीक है, क्या ये हमारी सअभाज्य संख्या है, तो हम देख लेते हैं। 8 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड,
तो इसका क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, बारह का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। देखिए यहाँ पे 8 का हमने किया तो 2 दूनी 2 चौक 8 आया, 2 दूनी 4 आया, 2 का नाम 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा। 12 का करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3, तो यहाँ पे क्या लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखे। ठीक है, अब इसमें देखिए आप उभयनिष्ठ संख्या, आप देखिए मतलब कॉमन देखिए, उभयनिष्ठ संख्या या मासा की बातें करें तो यहाँ पे क्या आया, कॉमन मिल रहा है। हाँ सर कॉमन मिल रहा है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं कि ये 2 2 कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी सर 2 2 कॉमन मिल रहा है, ये भी हमने लिख लिया। इसमें 2 और यहाँ 3 है तो ये कॉमन नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 मिला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, तो क्या इसका मासा या कॉमन 1 आया, नहीं आया, नहीं आया ना, ये 4 आ गया। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये हमारा को प्राइम नंबर अर्थात सअभाज्य संख्या होती, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये हमारी कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी बातें मैं आपको बताने वाला था। आज ये सारा बातें हमने बता दिया। अब आपको हम जो बुक है एनसीईआरटी की, हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, जितने भी एग्जाम में आए हैं 10 साल का कम से आपको हम पीवाईक्यू कराएंगे। ठीक है, और आपका बुक का सारा क्वेश्चन हम कराएंगे ही। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन देखते चलिए, आपको जरूर समझ आएगा। अभी तो आप शुरुआत है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तभी शुरुआत है, आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आप हमारे साथ करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, अब हम कल से क्वेश्चन करेंगे आपको लिए। हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो पहला अध्याय का वास्तविक संख्या का हम देखेंगे। ठीक है, कल से हम देखेंगे। बस आज इतना ही बच्चों। आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने भाई और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे भी वो भी देख सके, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट होती रहें। धन्यवाद।